हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर साइंस क्लासेज क्वेस्ट फॉर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेज फॉर यू पर। स्टूडेंट्स, आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए, ठीक है? क्योंकि बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट आपको बातें यहाँ पर सीखने को मिली है, मैं ऐसे आशा करता हूँ। हालांकि अभी हमारा जो चैप्टर 2 है वो यहाँ पर क्लोज होने वाला है और हो सकता है कि इसके बाद हम वीडियो थोड़ा सा रेगुलर ना कर पाए जो है यूनिट फर्स्ट की, बट आशा करता हूँ कि 2 चैप्टर हमने आपको पढ़ाए हैं इनमें कहीं से हमने कोई कमी नहीं छोड़ी होगी। ऐसा नहीं है कि हम अब यहाँ काम नहीं करेंगे यूट्यूब पर हमारा वर्क जारी रहेगा, लेकिन अब हम तरीका बदलेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आना शुरू करेंगे। आपके बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एग्जाम होते हैं, उनके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लाना शुरू करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ से कुछ ना कुछ हमेशा मिलता रहेगा। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, है ना। चलिए आज की क्लास पर बात कर लेते हैं। आज की क्लास क्या रहेगी, देखिए चैप्टर 2 जो आप पढ़ रहे हैं ये था पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, और पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन तो सर्कल पूरा हो गया, नया पादप बन गया था कल। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन तो कल आपका जो है ना वो पूरा हो गया कि लैंगिक जनन कैसे होता है। सारी घटनाएं हमने पढ़ ली, निषेचन पूर्व घटनाएं पढ़ी, निषेचन पढ़ा, निषेचन पश्च घटनाएं पढ़ी, ऑलमोस्ट हमने सारा एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। लेकिन इसके अलावा भी इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण बातें बच जाती है। जैसे कुछ एक टॉपिक है, जैसे जनन की कुछ विशिष्ट विधियां होती है। जैसे एक विधि है असंग जनन, तो कभी कभी इसके बारे में पूछ लिया जाता है। हालांकि चैप्टर फर्स्ट की शुरुआत में मैंने आपको शायद बता दिया था एपोमिक्सिस के बारे में। एपोमिक्सिस आया था ना, एम्फीमिक्सिस आया था, एक्चुअली में एम्फीमिक्सिस आया था। और मैंने एम्फीमिक्सिस जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने साथ के साथ ही आपको एपोमिक्सिस भी क्लियर करवाया था कि भाई कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो एपोमिक्सिस को हिंदी में क्या कहते हैं, असंग जनन, समझाएंगे। तो ये जनन की एक विशिष्ट विधि है, ये लैंगिक जनन में भी नहीं आती है, लैंगिक जनन में तो आती ही नहीं है, और ये कायिक परिवर्धन में भी नहीं आती है। ध्यान देना, ये कायिक परिवर्धन में भी नहीं आती। और वैसे पादपों में 2 ही विधियां पाई जाती है जनन की, कौन कौन सी? एक तो कायिक परिवर्धन जो कि लैंगिक जनन का एक रूप है, और एक पाई जाती है लैंगिक जनन, बस यही तो है। और ये जो है ना असंग जनन, इसको ना आप कायिक जनन कह सकते हो ना लैंगिक जनन कह सकते हैं। तो इसलिए इसको हमने एक विशिष्ट विधि मान लिया कि असंग जनन अपने आप में एक अलग ही प्रकार की जनन की विधि है। इसी प्रकार एक आ जाता है अनिषेक जनन। अच्छा, अनिषेक जनन तो जो है असंग जनन का एक टाइप है ना। तो ऐसे कुछ एक टॉपिक बच जाते हैं। जैसे एक टॉपिक आ जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है अनिषेक बीजता क्या होता है, ऐसा पूछ लिया जाता है अनिषेक बीजता क्या होता है। बहुभ्रूणता, जनरली क्या पढ़ते हैं अपन की एक अंडाशय के अंदर जो बीजांड होता है उसमें एक ही भ्रूण बनता है, लेकिन कभी कभी एक से अधिक भ्रूण बन सकते हैं, तो ऐसी स्थिति को बहुभ्रूणता कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से भी परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। लेकिन लैंगिक जनन के बेसिक कंसेप्ट में नहीं आता है, इसलिए स्टूडेंट्स हम इसको एक अलग से टॉपिक बना करके इसको अलग से लैंगिक जनन के कंसेप्ट के अलावा इस टॉपिक को हम पढ़ना शुरू करेंगे। जितने भी टॉपिक्स हैं उनको पढ़ना शुरू करेंगे और इसको हम पढ़ेंगे CTFT के अंदर, यानी जो भी छूटा टूटा फूटा बच जाता है उसको हम यहां पर पढ़ेंगे। और इस क्रम में हमारा सबसे पहला आज केवल हम पढ़ेंगे असंग जनन को, यानी कि एपोमिक्सिस, है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं, है ना। इंग्लिश भी ध्यान रखिए भाई, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। कभी कभी वो क्या होता है ना, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी दे देता है आपको तो चक्कर पड़ जाता है। तो भाई इंग्लिश में भी आप ध्यान रख लें, एपोमिक्सिस, है ना। गलत लिख देगा स्पेलिंग, चलो देख लेना यार आप ना। एपोमिक्सिस वैसे यही होना चाहिए, एपोमिक्सिस। अब इसमें जो ये एपोमिक्सिस शब्द है ना स्टूडेंट्स, इसमें एपो और मिक्सिस के अलग अलग मीनिंग है। एपो का मतलब होता है बिना, और मिक्सिस तो आप समझते हैं मिश्रण, यानी इसमें कोई मिश्रण नहीं होगा, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन यहां पर नहीं होगा, इसलिए लैंगिक जनन तो नहीं है। इसलिए लैंगिक जनन तो नहीं है, क्योंकि लैंगिक जनन में तो नर युग्मक और मादा युग्मक का मिश्रण होता है, संलयन होता है। लेकिन यहां पर एपोमिक्सिस यानी कि बिना मिश्रण के ही घटना आगे बढ़ेगी। तो सर ये फिर अलैंगिक जनन हो जाना चाहिए? नहीं, देखिए लैंगिक जनन में क्या होता है समझना बहुत बारीकी से। नर मादा, नर में नर युग्मक बनते हैं
मादा में मादा युग्मक बनते हैं, फिर दोनों का निषेचन होता है एंड देन युग्मनज बनता है, देन भ्रूण बनता है। बाकी पूरी घटनाक्रम आपको याद ही है, बीज बनता है, पादप बनता है, पढ़कर ही आ गए पूरा लैंगिक जनन, यही तो होता है लैंगिक जनन में। लेकिन एपोमिक्सिस में क्या होगा कि यहां तक की घटना तो होगी, नर युग्मक बन सकता है। अच्छा, नर युग्मक तो से तो कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि एपोमिक्सिस मादा जननांगों में होगी, तो मादा युग्मक तो बनेगा, लेकिन इस मादा युग्मक का नर युग्मक के साथ निषेचन नहीं होगा, और बिना निषेचन के ही क्या बन जाएगा, युग्मनज बन जाएगा। युग्मनज से भ्रूण, भ्रूण से बीज, बीज से पादप, यानी कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि पूरी की पूरी प्रक्रिया लैंगिक जनन के जैसी ही होती है, लैंगिक जनन के समान ही होती है। बस क्या नहीं होता, बस निषेचन नहीं होता, बाकी सारी घटना लैंगिक जनन के जैसी ही है। इसीलिए तो इसको एक विशिष्ट विधि में शामिल किया गया है, और परिभाषा बन जाती है कि भाई लैंगिक जनन ही है, एक तरीके का पूरा लैंगिक जनन ही है, कि लैंगिक जनन का ऐसी विधि के द्वारा प्रतिस्थापन, यानी पूरी घटना लैंगिक जनन ही है, लेकिन बस एक घटना ऐसी हो रही है, ऐसी विधि के द्वारा प्रतिस्थापन जिसमें निषेचन ना हो, जिसमें निषेचन ना हो, तो उस विधि को क्या कहते हैं, असंग जनन कहते हैं। आशा करता हूं परिभाषा समझ में आ गई होगी। क्या समझ में आया कि लैंगिक जनन ही है, लेकिन लैंगिक जनन का ऐसी विधि के द्वारा प्रतिस्थापन जिसमें निषेचन की घटना ना हो, तो इसे क्या कहा जाएगा, असंग जनन कहा जाएगा। देखो, सामान्य लैंगिक जनन का किसी भी ऐसी विधि द्वारा प्रतिस्थापन जिसमें निषेचन ना हो असंग जनन कहलाता है। और स्टूडेंट, अगर इस असंग जनन की बात करें, इसके प्रकारों की बात करें, तो दो प्रकार का हो जाता है। एक हो जाता है बीजाणुद्भिद असंग जनन, और एक हो जाता है युग्मकोद्भिद असंग जनन। यही समझ लेना आप इस बात को कि बीजाणुद्भिद असंग जनन क्या होता है और युग्मकोद्भिद असंग जनन क्या होता है। बीजाणुद्भिद का मतलब आप जानते हो ना, ऐसी स्ट्रक्चर जिसका विकास किससे हुआ हो, द्विगुणित संरचना से हुआ हो। अब द्विगुणित संरचना से हुआ है तो वो खुद भी क्या होगी, द्विगुणित ही होगी। और युग्मकोद्भिद का मतलब क्या होता है, ऐसी संरचना पादप का कोई ऐसा भाग जिसका विकास किससे हुआ हो, अगुणित कोशिका से हुआ हो। अब अगुणित कोशिका से हुआ हो तो वो खुद भी क्या होगी, अगुणित। तो ये तो बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद की बात हो गई। बीजाणुद्भिद असंग जनन क्या है, तो भाई असंग जनन मैंने बताया ना, जननांगों में होने वाली घटना, और कौन से जननांगों में होगी, मादा जननांग में होगी। अब मादा जननांग तो आपको पता है, मादा जननांग क्या है, स्त्री केसर। स्त्री केसर में वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, अंडाशय है, और अंडाशय के अंदर क्या है स्टूडेंट्स, बीजांड है। बीजांड के अंदर एक भ्रूणकोश भी होता है जिसमें 7 कोशिकीय रचना होती है, वो बाद में बनता है। बीजांड, बीजांड काय से ही बनता है वो तो, है ना। अब इसमें क्या होता है बीजाणुद्भिद असंग जनन में, कि जो बीजांड की, ये बीजांड जो है इसकी कोई द्विगुणित कोशिका, कौन सी कोशिका, द्विगुणित कोशिका। भाई द्विगुणित कोशिका इस पूरे में कहां होगी, भ्रूण कोश के अंदर तो अगुणित कोशिकाएं हैं, तो भ्रूण कोश के बाहर होगी द्विगुणित कोशिका। इन द्विगुणित कोशिका कहां कहां हो सकती है, या तो बीजांड काय में हो सकती है, बीजांड काय में नहीं है तो अध्यावरण में हो सकती है, और तो कहां मिलेगी आपको बीजांड में द्विगुणित कोशिका। अगर आप भ्रूण कोश के अंदर आ जाएंगे तो वहां तो सारी कोशिकाएं अगुणित है, सारी कोशिकाएं अगुणित है। वैसे एक बीच वाली कोशिका में जरूर 2 केंद्रक है, लेकिन उसको द्विगुणित कोशिका कहने के बजाय हम द्वितीयक केंद्रक कहते हैं, याद है ना आपको। तो बात समझिए आप कि पूरे बीजांड में द्विगुणित यानी बीजाणुद्भिद कोशिका कहां मिलेगी, या तो बीजांड काय में मिलेगी या अध्यावरण में मिलेगी। और इस बीजांड या अध्यावरण की जो द्विगुणित कोशिका है स्टूडेंट्स, ये द्विगुणित कोशिका ये क्या करती है, लगातार विभाजन करती है और खुद से ही भ्रूण का निर्माण कर लेती है। तो ये भ्रूण भी क्या हो जाता है, द्विगुणित हो जाता है। तो भ्रूण तो बना है, लेकिन बना किससे, निषेचन के फलस्वरूप बना है क्या, नहीं। बीजांड काय या अध्यावरण की ही द्विगुणित कोशिका ने लगातार समसूत्री विभाजन करके क्या बना लिया, भ्रूण का निर्माण कर लिया। भ्रूण से बीज बनेगा, बीज से पादप बनेगा। तो इस प्रकार का जो असंग जनन है ना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है बीजाणुद्भिद असंग जनन। युग्मकोद्भिद असंग जनन में क्या होता है स्टूडेंट्स, युग्मकोद्भिद असंग जनन में भ्रूण कोश की कोशिका पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि युग्मक यानी अगुणित कोशिका कहां मिलेगी, वो तो भ्रूण कोश के अंदर मिलेगी, इधर थोड़ी ना मिलेगी, इधर तो द्विगुणित कोशिकाएं हैं। अपन पूरा पढ़ करके आए हैं, तो द्विगुणित अगुणित कोशिका तो यहां मिलेगी। तो इसमें क्या होता है, युग्मकोद्भिद असंग जनन में या तो भ्रूण कोश के अंदर ये जितनी भी, या तो ये 3 कोशिकाएं अगुणित है, या ये 3 कोशिकाएं अगुणित है, इसको द्वितीयक केंद्रक कहा जाएगा।
तो भ्रूण कोश की कोई भी अगुणित कोशिका विभाजन करेगी और विभाजन करके भ्रूण का निर्माण कर लेगी। भ्रूण से बीज, बीज से पादप बनेगा। तो इस प्रकार का असंजनन क्या कहलाएगा? क्योंकि इसमें युग्मकोद्भिद रचना से विकास हुआ है, युग्मकोद्भिद कोशिका ने पार्टिसिपेट किया है, तो इस प्रकार का असंजनन क्या कहलाएगा? युग्मकोद्भिद असंजनन कहलाएगा। तो आशा करता हूं बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद असंजनन का कंसेप्ट तो आपका क्लियर हो गया होगा, याद भी हो गया होगा। क्या याद हुआ देखिए बताना कि भाई बीजाणुद्भिद असंजनन में तो क्या होता है, बीजांड की द्विगुणित कोशिका, जैसे कि बीजांड का या अध्यावरण की द्विगुणित कोशिका विभाजन करके भ्रूण का निर्माण करती है और नया पादप बनता है, बीज बनता है, नया पादप बनता है, तो बीजाणुद्भिद असंजनन। और अगर कोई अगुणित कोशिका, कोई युग्मकोद्भिद कोशिका, अगुणित कोशिका जो कि भ्रूण कोश के अंदर मिलेगी, या तो ऊपर की 3 प्रतिध्रुवी कोशिकाएं हो सकती है या नीचे की अंड समुच्चय कोशिकाएं होती है, ये विभाजन करके एक नए भ्रूण का निर्माण करे, भ्रूण से बीज और बीज से पादप बने। इस प्रकार का जो असंजनन है वो क्या कहलाएगा? युग्मकोद्भिद असंजनन कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, परिभाषा की बात करते हैं। देखो बीजाणुद्भिद क्या बताया था मैंने आपको कि इस प्रकार के असंजनन में भ्रूण का निर्माण बीजांडकाय अथवा अध्यावरण आदि की किसी भी द्विगुणित कोशिका से होता है। इसे अपस्थानिक भ्रूणता भी कहते हैं। अपस्थानिक भ्रूणता क्यों कहते हैं? क्योंकि भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश के भीतर होता है, भ्रूण कोश के भीतर होता है, जबकि यहां बीजांडकाय या अध्यावरण कहां है? भ्रूण कोश के बाहर। यानी इन पादपों में जो भ्रूण का निर्माण होगा, इन पादपों में जो भ्रूण का निर्माण होगा वो भ्रूण कोश के भीतर नहीं होगा, भ्रूण कोश के बाहर होगा, यानी अपने स्थान को छोड़कर के अन्य स्थान पर होगा। इसलिए इसको क्या कहा गया है? अपस्थानिक भ्रूणता भी कहा गया है। सिट्रस कुल के पादपों में इस प्रकार की भ्रूणता देखी जाती है, इस प्रकार का असंजनन देखा जाता है सिट्रस कुल के पादप। अगर चाहे तो इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा टिपिकल है ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बच्चों ये, क्योंकि इसमें भ्रूण अपने स्थान पर नहीं बन रहा है, भ्रूण भ्रूण कोश के अंदर नहीं बन रहा है, भ्रूण भ्रूण कोश के बाहर बन रहा है। इसलिए इसे अपस्थानिक भ्रूणता भी कहते हैं। और किसमें पाया जाता है? कभी ऐसा पूछ लो तो जो सिट्रस कुल के पादप है, नींबू, नारंगी, संतरा है ना, ये मौसमी वगैरह, ये सिट्रस कुल के पादपों में होगा। कैक्टेसी कुल के पादपों में होगा, कैक्टेसी कुल के पादपों में होगा। तो ये उसके उदाहरण लिख सकते हो आप। कैक्टेसी कुल जैसे नागफनी वगैरह है, नागफनी है, गवार पाठा है, ये सारे कैक्टेसी कुल के पादपों के अंदर आता है, कुल के पादप। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। बीजाणुद्भिद तो आ गया होगा समझ में। अब बात करते हैं युग्मकोद्भिद की, है ना। तो रुकिए आप 2 मिनट, अपन एक काम करते हैं, उदाहरण लिख लेना ना, सिट्रस कैक्टेसी। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको दोबारा मेहनत ना करें। ले लो, फटाफट ले लो, लेकर के बताओ ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? पढ़े आगे? ठीक है, तो ये हो गया उदाहरण, इसको हटा देते हैं अपन और ले लीजिए और आ जाते हैं युग्मकोद्भिद असंजनन पर। क्या कहा? युग्मकोद्भिद असंजनन में क्या होगा? भ्रूण कोश की कोशिकाएं पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन भ्रूण कोश में 7 कोशिकाएं हैं। 7 में से कौन सी? केवल अगुणित कोशिका, यानी या तो ऊपर की 3 हो सकती है या नीचे की 3 हो सकती है, क्योंकि बीच वाली कोशिका अगुणित नहीं है, बीच वाली कोशिका द्विगुणित है। तो देखिए परिभाषा क्या बन जाएगी कि इस प्रकार के जनन में भ्रूण का परिवर्धन भ्रूण कोश की किसी भी अगुणित कोशिका से होता है। और चूंकि भ्रूण कोश की कोशिका से होता है ना, इसलिए यहां भ्रूण कोश के भीतर बनेगा और भ्रूण कोश के भीतर ही बनता है, इसलिए इसे अपस्थानिक भ्रूणता नहीं कहेंगे, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो भ्रूण कोश की किसी भी अगुणित कोशिका से होता है। अब अगुणित कोशिका में भी क्या है बच्चों, इधर देखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको कि अगुणित कोशिका में भी क्या है। चलो भ्रूण कोश बनाते हैं अपन, निषेचन तो होना ही नहीं, ये कोशिकाएं करेगी जो भी करेगी, या नर युग्मक का कोई काम नहीं है, नर युग्मक का कोई काम नहीं है, बाय बाय, जो भी करना है ये खुद ही कर लेगी। अब तो ये तो है अंड कोशिका तो इंपॉर्टेंट है भाई, मादा युग्मक कहा जाता है इसको, है ना। ये है सहायक कोशिकाएं, ये है प्रतिध्रुवी कोशिकाएं। तो भाई अगुणित कोशिकाओं की बात करें तो तीनों प्रतिध्रुवी कोशिकाएं भी अगुणित है, ये अंड कोशिका भी अगुणित है और ये 2 सहायक कोशिका भी अगुणित है। इन तीनों से अगर भ्रूण का विकास होता है, तीनों विभाजन करके भ्रूण बनाएगी, तो स्वाभाविक बात है जो भ्रूण बनेगा वो भी कैसा होगा? अगुणित ही होगा।
युग्मकोद्भिद होगा, अगुणित से बना है तो युग्मकोद्भिद होगा, इसीलिए इसको क्या कहा है, युग्मकोद्भिद असंग जनन कहा है। लेकिन स्टूडेंट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर भ्रूण का विकास अंड कोशिका को छोड़कर के, अंड कोशिका को थोड़ा अलग से इंपॉर्टेंट कर दिया, विशेष कर दिया, अंड कोशिका को छोड़कर बाकी किसी भी अगुणित कोशिका से हो, बाकी किसी भी अगुणित कोशिका से हो, तो इसे कहा जाएगा अपयुग्मन। क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा अपयुग्मन। ध्यान दे लीजिएगा, अंड कोशिका को छोड़कर के किसी भी कोशिका से भ्रूण बन जाए, जिस चाहे प्रतिध्रुवी कोशिकाओं से बने चाहे सहायक कोशिकाओं से बने, इस घटना को क्या कहा जाएगा, अपयुग्मन। लेकिन अंड कोशिका से भ्रूण बने, तो अंड कोशिका तो निषेचन करके भ्रूण बनाती थी कभी किसी जमाने में, लेकिन इन पादपों में बिना निषेचन के ही भ्रूण बनाएगी, इसलिए इसको कहा जाएगा अनिषेक जनन। क्या कहा जाएगा, अनिषेक जनन। विशेष ध्यान रख लेना, अनिषेक जनन क्या है, तो अनिषेक जनन असंग जनन की एक विधि है जिसमें अंड कोशिका बिना निषेचन के ही भ्रूण में परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को कहा जाता है अनिषेक जनन। तो बारीक बातें हैं, थोड़ा बारीकी से अंतर को ध्यान में रखते हुए इन चीजों को याद करना। मिटाता हूं इनको और आते हैं नोट्स पर। ये लीजिए स्टूडेंट्स नोट्स। पहला पॉइंट, जब भ्रूण का निर्माण अनिषेचित अंड कोशिका से होता है, सीधा अंड कोशिका से हो गया, तो यह प्रक्रिया अनिषेक जनन कहलाती है। बिल्कुल मैंने पहले अपयुग्मन समझा दिया था, बात तो वही है। दूसरी बात, जब भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश की अन्य द्विगुणित कोश, अच्छा ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो, मिस टाइप हो गया, द्विगुणित तो है ही नहीं भी, द्विगुणित का तो कोई रोल ही नहीं है यहां पर, है ना। अंड कोशिका को छोड़कर किसी भी अन्य अगुणित कोशिका, जैसे सहायक कोशिका हो गई या प्रतिध्रुवी कोशिका हो जाती है, से होता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपयुग्मन कहलाती है। तो आशा करता हूं कि जो असंग जनन या एपोमिक्सिस है उसके टाइप भी आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। भारत के एक महान जीव वैज्ञानिक हुए, वनस्पतिक वैज्ञानिक हुए, वनस्पति वैज्ञानिक प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। अब प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी के विषय में अगर आप जानते हैं तो आपको मैं बता दूं कि प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी क्यों जाने जाते हैं। प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी को जाना जाता है, आप चाहे तो अलग से लिख लें, यहां पर अलग से लिख लें, इनको क्यों जाना जाता है। ये है भारतीय भ्रौणिकी के जनक, कभी पूछ लिया जाए ना। और भ्रौणिकी में भी कौन सी, पादप भ्रौणिकी, कौन सी, पादप भ्रौणिकी। कभी पूछ लिया जाए कि भारतीय पादप भ्रौणिकी के जनक कौन है, या पादप भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, तो भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान के जनक के रूप में या भारतीय भ्रौणिकी के जनक के रूप में जाना जाता है प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी को। इन्होंने पादपों के भ्रूणों पर विस्तार से अध्ययन किया है, और अगर ऐसा है कि पादपों के भ्रूण पर इन्होंने विस्तार से अध्ययन किया है, तो जब भ्रूण के निर्माण की बात आ रही है तो फिर प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी को याद करना बहुत जरूरी हो जाता है। स्टूडेंट्स आ रही है ना आपको बात समझ में, चलिए याद कर ही लेते हैं। प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी क्या कहते हैं, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी कहते हैं कि असंग जनन के मुख्य प्रकार निम्न है। ये अलग प्रकार बता रहे हैं, ये क्या प्रकार बता रहे हैं देखिए। पहला है अनावर्ती असंग जनन और दूसरा है पुनरावृत्ति असंग जनन। अच्छा है कुछ भी नहीं, सिर्फ नाम बदला है, कुछ कुछ घटनाएं वैसी ही है जैसे आप उधर देख करके आए हो बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद में, जैसा कि आप देख करके आए हो कुछ कुछ घटनाएं वैसी ही है। अनावर्ती असंग जनन में क्या होता है पहले हम उसे समझेंगे। तो देखिए अनावर्ती असंग जनन में क्या होता है स्टूडेंट, अगर आपको इन शॉर्ट याद रखना है तो वहां जो आपने युग्मकोद्भिद असंग जनन पढ़ा था ना, तो वो युग्मकोद्भिद असंग जनन को ही प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी क्या कह रहे हैं, अनावृत्ति असंग जनन कह रहे हैं, लेकिन थोड़ी बातों को विस्तार पूर्वक समझा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सबसे पहले क्या होता है, गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, 3 नष्ट हो जाते हैं, पढ़ करके आए हैं। एक गुरु बीजाणु सक्रिय होता है, इसको सक्रिय गुरु बीजाणु कहते हैं, जो कि अगुणित ही होगा ना, अगुणित ही होगा भाई, अर्धसूत्री विभाजन से बनता है अगुणित। इस अगुणित सक्रिय गुरु बीजाणु से क्या बनता है, भ्रूण कोश बनता है, जिसके अंदर अगुणित कोशिकाएं होती है, 3 प्रतिध्रुवी कोशिकाएं, ये अंड समुच्चय बीच में द्विगुणित कोशिका। और इस भ्रूण कोश की कोई भी अगुणित कोशिका विकास करके अगर भ्रूण बनाए तो इसको क्या कहा जाएगा, अनावर्ती असंग जनन कहा जाएगा।
तो सिर्फ बात तो वही है ना, ये युग्मकोद्भिद असंग जनन भी तो वो, हाँ बिल्कुल वही है, बिल्कुल सही समझ रहे हो, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी इसको अनावर्ती असंग जनन कह रहे हैं, बस इतना अंतर है। बाकी वैसा का वैसा ही घटनाक्रम है, लेकिन इनका लिखने का तरीका अलग है, थोड़ी बातों को डिटेल से समझा रहे हैं। तो आप कुछ ऐसा ही याद रखना जैसा यहां लिखा है ना, ज्यादा विशेष नहीं। देखो क्या है, देखो क्या है कि इस प्रकार के असंग जनन में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, सबसे पहले गुरु बीजाणु मात्र कोशिका सामान्य अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 गुरु बीजाणु बनाती है, बिल्कुल। इनमें से एक सक्रिय गुरु बीजाणु अगुणित भ्रूण कोश का निर्माण करता है, बिल्कुल अगुणित भ्रूण कोश बन रहा है। तत्पश्चात इस अगुणित भ्रूण कोश की कोई भी एक अगुणित कोशिका, चाहे वो प्रतिध्रुवीय, अंड कोशिका है, सहायक कोशिका है, कोई भी एक अगुणित कोशिका बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण करती है। दैट्स ऑल। यानी कि युग्मकोद्भिद असंग जनन ही है एक प्रकार का। दूसरा आ जाता है टाइप पुनरावर्ती असंग जनन। पुनरावर्ती असंग जनन में क्या होता है स्टूडेंट, अब ये थोड़ा अलग है। प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी यहां पर अलग मत रखते हैं। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि इस बार जो है ना, देखना इधर गौर करके देखना, क्या हुआ था पिछली बार, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका ने अर्धसूत्री विभाजन किया था और इसके फलस्वरूप गुरु बीजाणु बना था, और गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश बना था, और भ्रूण कोश की कोशिका ने भ्रूण बनाया था। समझ लो ना। इस बार क्या होगा कि ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, यह अर्धसूत्री विभाजन करेगी ही नहीं। ये खुद ही सीधा क्या कर लेगी, समसूत्री विभाजन करके भ्रूण कोश बना लेगी। भ्रूण कोश बना रही है, ध्यान दे, भ्रूण कोश बना रही है खुद ही। जनरली होता क्या था कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती थी, 4 गुरु बीजाणु बनते थे, 3 नष्ट हो जाते थे, और एक बचा हुआ सक्रिय गुरु बीजाणु इस भ्रूण कोश का निर्माण करता था। यहां से गुजरती थी प्रोसीजर। अर्धसूत्री विभाजन से पहले ये बनते थे 4, 3 नष्ट होते थे, एक बचता था, और ये एक जो बचता था ये बनाता था भ्रूण कोश। लेकिन इस बार क्या करा, इसने रूप चेंज कर दिया। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका ने भी मूड चेंज कर दिया, इसने सीधा समसूत्री विभाजन कर दिया और भ्रूण कोश बना दिया। अब बताइए भ्रूण कोश द्विगुणित होगा या अगुणित? रिप्लाई, भ्रूण कोश क्या होगा इस बार, अगर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका सीधा समसूत्री विभाजन करके भ्रूण कोश बना रही है तो भ्रूण कोश क्या होगा? कमेंट। द्विगुणित होगा ना, क्योंकि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित है, अर्धसूत्री विभाजन करती है तभी तो अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। और इस बार गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो द्विगुणित थी उसने सीधा ही समसूत्री विभाजन करके भ्रूण कोश बना लिया, यानी कि पूरा का पूरा भ्रूण कोश क्या होगा, द्विगुणित। यानी इसकी प्रतिध्रुवी कोशिकाएं भी कैसी होगी, द्विगुणित। बीच में तो द्विगुणित है ही सही, लेकिन यहां ये कोशिकाएं भी कैसी होगी, द्विगुणित। और इनमें से कोई भी द्विगुणित कोशिका विभाजन करके भ्रूण बनाएगी तो भ्रूण भी क्या होगा, द्विगुणित। तो बीजाणुद्भिद को समझाने का तरीका इनका अलग हो गया। वहां पर जो बीजाणुद्भिद असंग जनन है वो कह रहा है कि अद्यावरण या बीजांड काय की कोशिका बनाएगी, लेकिन ये कह रहा है कि कैसे बनाएगी, तो ऐसे बनाएगी वो कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जनरली बीजांड काय की कोशिका होगी, है ना, लेकिन बीजांड काय की कोई भी कोशिका नहीं, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, वो समसूत्री विभाजन करके पहले भ्रूण कोश बनाएगी, द्विगुणित भ्रूण कोश, और इस द्विगुणित भ्रूण कोश की कोई भी कोशिका लगातार समसूत्री विभाजनों के फलस्वरूप द्विगुणित भ्रूण का निर्माण करती है। तो यह घटना क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, यह घटना कहलाती है पुनरावृत्ति असंग जनन। तो इसको थोड़ा ध्यान रख लेना। इस प्रकार के असंग जनन में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है तथा गुरु बीजाणु कोशिका स्वयं परिवर्तित होकर द्विगुणित भ्रूण कोश का निर्माण करती है। इस द्विगुणित भ्रूण कोश की कोई भी कोशिका परिवर्तित होकर द्विगुणित भ्रूण का विकास करती है। तो इसको कहा जाता है पुनरावर्ती असंग जनन। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, असंग जनन का महत्व देखते हैं। महत्व क्या क्या है, देखो पहला, इसमें गुणसूत्र पृथक्करण और पुनः संयोजन की प्रक्रिया नहीं होती है, अतः संतति पादप के लक्षण मात्र पादप के समान ही होते हैं, क्योंकि संलयन नहीं हुआ है ना, निषेचन नहीं हुआ है, गुणसूत्र पृथक्करण और पुनः संयोजन नहीं हुआ है। ठीक है, तो जैसे क्लोन नहीं होता क्या, कायिक प्रवर्धन में हम क्लोन पढ़ते हैं, तो यहां पर भी संतानों में जो लक्षण होगा ना वो मात्र पादप के समान ही होगा। शुद्ध वंश क्रम को लंबे समय तक संरक्षित रखा जाता है, बात वही है, यानी जैसे जनक है वैसी संतति होगी। इस प्रकार के जनन से संकर बीजों का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। फसली पादपों में क्लोन तैयार किए जा सकते हैं, यानी वही अलैंगिक जनन या कायिक प्रवर्धन के समान यहां पर भी क्लोन तैयार किए जा सकते हैं। तो ये असंग जनन के कुछ महत्व हैं, इन महत्वों को भी ध्यान में रखना। असंग जनन पर परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद करोगे। पूछ लिया जाता है नहीं,
कई बार पूछ लिया गया है, इस बार भी पूछा जा सकता है, तो अच्छे से आप इसको समझ तो लिया ही सही, अब सीधा सीधा आप इसको रट लोगे, बात खत्म। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। बने रहिएगा साइंस क्लासेज के साथ। नमस्कार।